राम राम जी, मैं हूं ब्रिजेश गहलोत और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़। एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़ में आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं कुलदीप रुहिल। कुलदीप रुहिल एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, तीनों काम आप बखूबी निभाते हैं। ये गुर कहाँ से आया? पता नहीं, शायद थिएटर करने से आया होगा। इतने साल थिएटर किया, मास्टर्स किया ड्रामेटिक्स में, तो आई थिंक कैमरे के सामने आप कंफर्टेबल हो जाते हो। और डायरेक्शन थिएटर में भी करते थे, एंड जो मैंने मास्टर्स किया ड्रामेटिक्स में, उसमें हमारे को तीनों चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि डहखोरा गांव से निकला एक हरियाणा के देहात से निकला एक युवक, शुरुआत में मैं जब आपकी जर्नी को देख रहा था तो आपने करीब 1998 में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आप पहुंचते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां से आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करते हैं इंडियन थिएटर में। 2002 में आप कंप्लीट करते हैं। उसके बाद करीब जो आपकी पहली डेब्यू फिल्म है वो है 2011 में, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो तेलुगु फिल्म में आपने पहला डेब्यू किया था। नहीं, धाड़ा, या फिर आपकी पहले आ चुकी थी। एक बहुत ही वाहियात फिल्म की थी मैंने, उसका नाम लेने का मतलब नहीं, लोग यूट्यूब पे जाके देख लेंगे। अच्छा, बट डेब्यू हुआ था 2004 में ही। जब मैं बॉम्बे पहुंचा था तो मैंने महेश भट्ट के कैंप को ज्वाइन किया था एज ए असिस्टेंट। मैं डायरेक्ट करने के चक्कर में था तो मैं असिस्टेंट बना। बट सिचुएशन ऐसी बनी कि देयर वाज नो मनी, पैसे ही नहीं थे उसमें। और हम ऐसी फैमिलियों से हैं नहीं जहाँ पैसा घर से आ जाए और आप सर्वाइव कर लो। सस्टेन कैसे कर पाए वहाँ? एक तो बहुत सारे दोस्त थे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से साथ में थे, फिर बाद में आए, उन सबकी जॉब लग चुकी थी, उनसे मांग लेते थे। अब शक्ति खड़ा था, सो उनसे बोलते थे भाई 5,000 रुपये भेज दे, इस बार इसका बिल भरना है इस घर का। और कुछ घर वालों ने सहयोग तो किया, ऐसा नहीं है। मेरे फादर आर्मी में थे, बड़े भैया जो महावीर सिंह हैं हरियाणा पुलिस में, उन्होंने बहुत सहयोग किया। उन्होंने जैसे मैंने पैसे मांगे तो भेज दिए। बट हाँ, वो बहुत लंबा नहीं कर सकते। 3-4 साल के बाद उनको भी लगता है यार क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। तो मैंने पहला ऐड किया हीरो होंडा पैशन प्लस का, और उसके बाद मैंने एड्स करने शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने टीवी करना शुरू किया। मैंने टीवी सीरीज़ की ममता, किट्टू सब जानती है, ऐसा देश है मेरा, इन ममता वाज प्लेइंग द लीड। सो खूब टीवी किया। देन आई रियलाइज़ कि मुझे टीवी नहीं करना है। मैं आया था यहाँ फिल्म बनाने। तो 2009 में मैंने डेलिब्रेट डिसीजन लिया कि मैं टीवी नहीं करूँगा। उसके बाद फिर मैं फिल्मों में आया। मैं लिख रहा था तब तक, और मेरी पहली फिल्म जो थी जंतर मंतर, जो बनी नहीं आज तक, वो मैंने स्क्रिप्ट बेची महेश भूपति और लारा ताई कंपनी को। क्या उसके लिए क्रेडिट मिला आपको? नहीं, वो फिल्म बनी नहीं अभी तक। अच्छा, अभी तक पेंडिंग है? हाँ, वो फिल्म पेंडिंग है, लेकिन उसी दौरान उस स्क्रिप्ट की वजह से मिक्की वायरस मिली, तो मैंने मिक्की वायरस 2017 में। अच्छा, 2013 में। अच्छा, मिक्की वायरस आपको मिलती है 2013 में, लेकिन वो बन के जो रिलीज होती है 13 में रिलीज हुई है। अच्छा, 13 में रिलीज हुई है। 13 में रिलीज हुई। और उस 2011 में आप धड़ा बात कर रहे हो। धड़ा। और उससे पहले मैं सही धंधे गलत बंदे कर चुका था धड़ा से पहले। परवीन डवास को, जिसने लिखा है और डायरेक्ट किया, उसी में आई वाज प्लेइंग वन ऑफ द लीड विद द 4 गैंगस्टर्स। डॉक्टर का किरदार आपने बात। जी 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 भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ना बिल्कुल सही, आपने रिसर्च एकदम सही की हुई है। मेरी पुख्ता रिसर्च। हाँ एकदम। एक चीज़ और बताइए, माइकल पे जब मैं आपकी जो फिल्म आई थी 2013 में मिक्की वायरस, जब उसको मैं देख रहा था तो उसमें मुझे राइटर मिले, डायरेक्टर भी मिले, प्रोड्यूसर भी मिले, साथ साथ मिले स्क्रीन प्ले राइटर। लेकिन उसमें एक चीज़ और जो मुझे मिली, जो यूनिक थी, वो थी स्क्रिप्ट डॉक्टर। ये क्या चीज़ है? स्क्रिप्ट डॉक्टर बेसिकली वो तब बुलाते हैं, ये हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ कम यूज़ होता है, बट आई थिंक आई एम द थर्ड वन। अनुराग कश्यप ने किया है। स्क्रिप्ट डॉक्टर वो होता है जो स्क्रिप्ट जो रेडी है लेकिन प्रोड्यूसर खुश नहीं है उससे। अच्छा। तो वो किसी एक ऐसे आदमी को बुलाते हैं कि आप देखिए इसमें क्या कमी है, इसको ठीक कैसे करें। तो वो स्क्रिप्ट मिक्की वायरस उनके पास 2 साल से पड़ी हुई थी जब मुझे बुलाया गया था। तो मैंने उस स्क्रिप्ट को रीरोट किया, डायलॉग सारे लिखे, और स्क्रिप्ट के स्क्रीन प्ले में ऑलमोस्ट 40% चेंज किया, जिसमें जो सौरभ डायरेक्टर थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, निखिल भट्ट जो उसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे उनका बड़ा हाथ था। तो स्क्रिप्ट डॉक्टर बेसिकली एक तरह से स्क्रिप्ट की जो ख़राब चीज़ें होती हैं उनको निकाल देता है, और उसमें जो ऐड करता है जिससे ग्राफ प्रॉपर हो जाए, कैरेक्टर्स का स्टोरी का ग्राफ प्रॉपर हो जाए, स्टार्ट मिडल एंड प्रॉपर हो जाए, फ़नी रहे, इंटरेस्टिंग रहे। तो ये काम करते हैं स्क्रिप्ट डॉक्टर्स। अच्छा, साल 2020 में एक वेब सीरीज़ आई जिसका नाम था आश्रम, जिसे डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था प्रकाश झा ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो एक चीज़ बताइए, उसके जो डायलॉग हैं वो आपने लिखे हैं, एक जगह का नाम है पराशर। तो क्या आश्रम जैसी वेब सीरीज लिखने के लिए आश्रम जैसा माहौल भी चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मैंने उसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है,
हाँ। तो पूरा स्क्रीन प्ले भी लिखा है मैंने और डायलॉग भी, और बहुत कम सीरीज़ हैं इंडिया में जो सिंगल हैंडेडली लिखी गई हैं। अच्छा अच्छा, आश्रम मैंने 11 महीने लिखी है बैठ के अकेले, क्या बात है। तो उसका रिसर्च भी बहुत हुआ था। और पराशर जो है वो एक्चुअली खेतों के बीच में बना हुआ है, और मैं खुद हरियाणा से हूँ ना, तो खेत तो हमेशा आपको आकर्षित Like करते करते हैं। हैं हाँ, और वो जगह है भी सच्ची में आश्रम जैसी, एंड वहाँ पे एक सेरेनिटी है, वहाँ काम है। तो मैं कट ऑफ कर होकर दुनिया से फ़ोन वोन बंद करके मैं 2-2 महीने चला जाता हूँ, चुपचाप लिखता हूँ। क्योंकि जब आप कोई सीरीज़ लिखते हो तो आपको 10 एपिसोड ख़त्म करने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। हर कैरेक्टर का ग्राफ, देन फर्स्ट एपिसोड का एंड, सेकेंड एपिसोड की स्टार्ट, दर लॉट ऑफ वर्क। तो उसके लिए आपको ऐसी जगह बेसिकली बहुत हेल्प करती हैं। साल 2021 में अभी हम आपके साथ बैठे हैं। इस साल भी आपकी एक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो रिलीज़ हुई है, जिसका शीर्षक है चीरहरण। हमें बताइए कि यह जो सीरीज, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये आप ऑलरेडी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें ऑलरेडी आप उसकी 17 स्क्रीनिंग कर चुके हैं। क्या ये हिंदुस्तानी ऑडियंस के साथ भेदभाव नहीं है कि आप 4 साल पहले वहाँ ऑलरेडी, 3 साल पहले ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, स्क्रीनिंग कर चुके हैं, और स्क्रीनिंग वहाँ स्क्रीनिंग करने के 2 या 2.5 साल बाद आप हिंदुस्तान में इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं? वो हुआ कि मैं पहले तो यहीं रिलीज़ करना चाह रहा था, हाँ, तो दिक्कतें कहाँ आई? तो मुझे सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला। सेंसर ने मना कर दिया फिल्म देख के सर्टिफिकेट देने से, और बोला जाके हरियाणा गवर्नमेंट से एनओसी लेके आओ। और हरियाणा गवर्नमेंट ने मुझे एनओसी दी नहीं, क्योंकि उनका मतलब उनको देना बनता नहीं है सेंसर। क्यों नहीं देना बनता उनका? क्योंकि सेंसर बोर्ड मुझसे एनओसी नहीं मांग सकता, कोर्ट का रूल है ये। अच्छा। ये मुझे तब पता लगा जब मैंने कोर्ट केस किया, उससे पहले मुझे नहीं पता था, मैं भी मांगने आ गया था ऐसे ही। तो इन्होंने बोला कि हमारा देना बनता नहीं है, आप सेंसर से बात कीजिए जाके। अब मैं उलझ गया, तो मैंने हाई कोर्ट में अपील की, तो वहाँ 2 साल केस चला मेरा, मुंबई हाई कोर्ट में। और मुंबई हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था, तभी मुझे स्क्रीनिंग के लिए जाना पड़ा बाहर। और लकीली जो बाहर गए स्क्रीनिंग करने के लिए, उन लोगों ने जो सहयोग किया, उसकी वजह से फिल्म रिलीज़ हो पाई। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पर्थ। जी, हम गए, मैं 17 जगह आपको बताता हूँ। पहले हम यूके गए, यूके में लंदन के अंदर स्क्रीनिंग थी ये, उसके बाद न्यू जर्सी गए, फिर हम गए वाशिंगटन डीसी, देन टोरंटो, सेंट लुइस, डेलिस, सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को, एलए, फ्रेजनो, न्यूयॉर्क, देन ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, और वहाँ पे वैंकूवर भी गए, सॉरी, पर्थ, देन एडलेड, मेलबर्न एंड सिडनी। तो ये सब क्या प्री डिसाइडेड था, या वहाँ जाके आपने मतलब धीरे धीरे कांटेक्ट बनते गए, लोगों ने आपको अप्रोच किया कि आप आइए हमारे स्क्रीनिंग कीजिए? क्या वाकया रहा? वो हुआ ये कि जिस तरह से यहाँ स्क्रीनिंग कराने ना लोग देख के फिल्म, ऐसे ही लंदन की स्क्रीनिंग देखने के बाद लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन करने शुरू किए कि ये फिल्म इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करना चाहिए। और जिसने भी जिसको फ़ोन किया, उन्होंने स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी। मैं सिर्फ 2 स्क्रीनिंग करने गया था, एक लंदन में थी और एक यूएस में थी। लेकिन जब वहाँ पहुँचा पहली स्क्रीनिंग के बाद, तो 4 हो गई, दूसरी 2 के बाद 6 हो गई, तो वहाँ टोटल कुल मिला के 13 स्क्रीनिंग तो वैसे ही अपने आप होती चली गई। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अच्छा, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा था? नेगेटिव या पॉजिटिव, या सब कुछ मतलब बीच का कुछ? जैसा आपका रिएक्शन है वैसा ही था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे, मेरी आंखें मेरा साथ नहीं दे रहे, वरना अर्शु का सैलाब यहाँ आ जाता। तो बस वैसा ही था। वहाँ पे भी जो लोग आए देखने के लिए, एक तो सबके बहुत आंखें नम थी। दूसरा कमाल की बात ये थी कि हिंदुस्तानी फिल्म होते हुए वहाँ हाउसफुल था स्क्रीन, सारा का सारा, सबके साथ। और वहाँ जो ये गलतफहमियाँ फैली हुई हैं, जो पंजाबी ऑडियंस आई, जो साउथ की ऑडियंस आई, उन लोगों ने तो बाकायदा अलग से थैंक यू किया कि आप लोगों ने गलतफहमी दूर की, नहीं तो हम हमेशा हरियाणा को अलग गलत दृष्टि से देखते, और हम भी एक जाति के प्रति ऐसा भेदभाव करते। तो इट वॉज़ वेरी फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस कि इतने लोगों ने देखा और फिर सपोर्ट किया और सहयोग किया इसको रिलीज़ करने में। अच्छा कुलदीप जी, अब थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल तसल्ली बख्श इस पे चर्चा करेंगे, और इत्मीनान से मैं आपसे सवाल करूंगा, और आप बिल्कुल एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगी। जी, शुरुआत से शुरू करते हैं कि क्या वजह थी, एक जिसको 10 से 11 साल हो गए मुंबई में, एक अच्छी लाइफ है, बीच पे आप जाते हो कि कभी बार संडे वीकेंड में घूमने के लिए, क्या मतलब क्या चीज़ें आपको खींच लाई कि हरियाणा में आप आओ, 35 दिन 36 दिन 45 दिन आप रिसर्च करो, खुद की जेब से बक्सा भर पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करो, खुद के कीमती 3 से 4 साल आपने इसमें इन्वेस्ट किए, क्या चीज़ें थी जो आपको हरियाणा में इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए खींच लाई? आई थिंक कई बार ना आप दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचते हो एज एन आर्टिस्ट। आपका हार्ट, आपका इंस्टिंक्ट जो है ना, वो बहुत आपको पुश करता है किसी चीज़ के लिए। तो हरियाणा जाट आरक्षण के जो राइट्स हुए, उससे मेरे को भी बड़ी तकलीफ़ हुई थी। तो एक क्यूरियोसिटी थी कि सोसाइटी इतनी गिर गई है, ऐसे काम कर रहे हैं लोग, जैसे बाकी लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो उस क्यूरियोसिटी के चक्कर में तो मैं आया था हरियाणा जानने के लिए।
पर जब लोगों से मिला और देखा कि सच्चाई क्या है तो मुझे लगा ये मुझे सबको बतानी चाहिए। और मीडियम एज अ फिल्म मेकर आपके पास और कोई होता नहीं, आप नेता नहीं है, कुछ और नहीं कर सकते। तो मुझे लगा एकमात्र मीडियम जो है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है, क्योंकि आप इस पर कमर्शियल फिल्म नहीं बना सकते, लोग विश्वास नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ये तो फिक्शनल स्टोरी है जो भी है। डॉक्यूमेंट्री में फैक्ट्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, रियल लोग होते हैं और आप सारी चीज़ें उनको दिखा सकते हैं। तो एक कॉलिंग होती है आपकी कि आप एज अ फिल्म मेकर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत हुई है और आपको उसका एहसास और आप जानते हो तो आपको उसको शेयर करना चाहिए। मुझे लगा कि ये मेरा चांस है और मुझे करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई मेड चीरहरण जस्ट आउट ऑफ प्योर हार्ट। इनिशियली जब मैं आपकी इंटरव्यू से पहले जब मैं कुछ चीर फाड़ में भी कर रहा था, कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, कुछ ऐसे कुछ मसालेदार मिले जिससे मैं आपसे सवाल जवाब तलब कर सकूं, तो उसी में मुझे एक चीज़ मिली कि एक जर्नलिस्ट ने आपसे पूछा कि क्या सिलसिला रहा इसका। आपने जवाब दिया कि इनिशियली आई वांट टू मेक अ पॉलिटिकल फिल्म। तो आपने उस आइडिया को ड्रॉप क्यों कर दिया? नहीं, आई वांटेड टू मेक अ पॉलिटिकल फिल्म, आई सेड। हाँ, मतलब मैं कभी भी पॉलिटिकल फिल्म तो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत बिगनिंग से ही मुझे समझ में आया था कि पॉलिटिकल फिल्में जो बनती हैं यहाँ पे, उनका हर्ष क्या होता है। आप कुछ भी कह लीजिए, डेमोक्रेसी के नाम पे लोग ना बटे हुए हैं। जैसे ही वो जिस पार्टी से संबंधित है उसके बारे में कोई गलत बोलता है, या आँख बंद कर लेते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो मुझे लगा अगर पॉलिटिक्स कुछ भी आई ना तो लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। अभी इसमें अगर हम ह्यूमन एंगल से पूरी कहानी बताएं तो लोग एक्चुअली पार्टी के नज़रिए से नहीं देखेंगे। तो इसीलिए मैंने ह्यूमन एंगल से पूरी फिल्म बनाई, सोसाइटी के एंगल से बनाई, और समाज किस तरह से सफ़र कर रहा है इतने सालों से, उसी एंगल से फिल्म बनाई। और उसमें गवर्नमेंट से क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको उसी तरीके से पिरोया ताकि लोग एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाने की बजाय खुद में झांक के देखें। अच्छा, एक सवाल मेरा बिल्कुल बुनियादी सवाल है, चीरहरण शीर्षक रखने, डॉक्यूमेंट्री का चीरहरण नाम रखने के पीछे क्या वजह थी? सो ये काफ़ी लोगों ने पूछा है। चीरहरण से पहले इसका नाम हमारे जो असिस्टेंट थे उन्होंने शैडो पपेट सोचा था और एक दो और नाम सोचे थे, बट चीरहरण जब से मैं फिल्म बना रहा हूँ तब से मेरे दिमाग में चीरहरण आ रहा था कि हमने ना अपनी सोसाइटी का चीरहरण कर दिया, हमने अपने भाईचारे का चीरहरण कर दिया, नेताओं ने हमारा चीरहरण कर दिया, लोगों ने एक जाति विशेष का चीरहरण कर दिया, और जिसने भी किया वो एक दूसरे को जानते थे। सोसाइटी को जानती है, हरियाणा के नेता हरियाणा को जानते हैं, मीडिया वाले भी हरियाणा को जानते हैं, और उसके बावजूद कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ पूरे इतिहास में सिर्फ महाभारत में हुआ है जहाँ आप कौरव अपनी ही भाभी का चीरहरण कर रहे थे। तो मुझे लगा हम ही लोग हैं और हम में और कौरवों में कोई खास अंतर नहीं है। तो इस संदर्भ में मेरे को चीरहरण एप्ट लगा यूज़ करने के लिए। कुलदीप, आप में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, ये बात थी 2018 की, एक मेरे सीनियर हैं जो फ़िलहाल उस वक्त एमए पोल साइंस से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रिजेश तुम हरियाणा से हो और सोनीपत से भी हो, तो उन्होंने पूछा कि मुरथल वाला जो गैंग रेप है उसकी क्या वास्तविकता क्या है। तो मैंने शुरुआत में आपने जो जवाब दिया कि मतलब इम्पॉसिबल है कि इतने बुजुर्ग रहते हुए कोई नौजवान इस तरह के कुकर्म को अंजाम दे दे, और वो भी दिन दहाड़े, और वो भी इस तरह के प्रोटेस्ट साइट पे, और मुरथल जैसी पाइनियर लोकेशन में, जो कि आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि दिल्ली की लुटियंस दिल्ली में आप दिन दहाड़े रेप की वो मतलब गुंजाइश ही नहीं है। इतनी आवाजाही है, जीटी रोड करनाल है, मुरथल इतने ढाबे हैं, इतने लोग वहाँ इकट्ठे, तो इतनी गैदरिंग के बीच में कोई इस तरह के कुकर्म को अंजाम दे सकता है। मेरे लिए तो ये मतलब सोचना भी इम्पॉसिबल था, और हमारी सोसाइटी में इस तरह की कुछ है नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी इस चीज़ों के लिए। तो आपके लिए क्या कुछ इसके लिए? तो पहले तो मुझे भी लगा कि हो गया, और आपको लगा कि हो भी सकता है, कोई फ़ायदा उठा क्या हो। क्या है ना, सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, तो हो सकता है कोई कमीना आदमी हो कर दिया हो। तो मैं आया तो इतनी पब्लिक के बीच, वो भी हरियाणा की लुटियंस, हरियाणा का लुटियंस एरिया। नहीं, आपको इतना दिखा देते हैं ना कि आप विश्वास कर लेते हो कि एक लड़की आई थी, उसके साथ ऐसा हुआ, एक लड़की का वीडियो टेप भी आ गया, ऑडियो टेप भी आ गया, तो आपको भी लगा भाई ऑडियो टेप भी आ गया, वो कोर्ट में शामिल है, तो आपको लगा कि कुछ तो है। ऐसे तो कैसे बन गया पूरा बवाल। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और मैंने कोर्ट डेट अटेंड की और मैंने लोगों को देखा, न्यूज़ को देखा, लोगों से बात की जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन सब से बात की, और जब मैं पूरी सच्चाई पता लगी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो पूरा का पूरा एक अलग ही दौर, अलग ही स्टोरी बताई गई है, जो आई थिंक लोगों को फिल्म में जाके ही देखनी चाहिए हमारे बताने की बजाय।
तो वो मुरसल का सच जो है वो चीरण में इसलिए मेरे को रखना बहुत ज़रूरी था, उसका एक पूरा एक चैप्टर मैंने इसलिए रखा अलग से। सो था तो बहुत शॉकिंग, पर आप डरते हो कि शायद कहीं ना हो गया, कहीं रात के अंधेरे में कोई कर गया हो। आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए डरते हो ना। जो ट्रक ड्राइवर है उसने इस बात की तस्दीक की है, पुष्टि की है कि ये दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। तो अजीब अजीब कहानियाँ सुनने को मिल रही थी, तो विश्वास तो आपको नहीं होता, बट आपको लगता है कि अगर हुआ है तो उस आदमी को पकड़ा जाना चाहिए और ऐसे आदमी को तो हैंग कर देना चाहिए। पर जब देखा कि हर चीज़ एकदम दूसरी तरफ इशारा कर रही है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, हमें मुरसल के बारे में पूरा का पूरा इस डॉक्यूमेंट्री में बताना पड़ेगा। तो इसलिए फिर पूरा बताया गया। बाकी मुझे लगता है आपका रिसर्च बड़ा अच्छा है और क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे पुट किए हैं। अच्छा, इसी सिलसिले का मेरा आखिरी सवाल आपसे। डॉक्यूमेंट्री चूँकि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, इसमें कुछ आप कमर्शियल मतलब मसालेदार कोई नंगी लड़कियाँ आप ऐसे मतलब बिकनी वेब्स आप नहीं दिखा सकते हैं ना, कि या फिर कुछ ऐसे मतलब इट्स अबाउट बिकनी। हाँ, आप या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते हैं कि मतलब फ़ोन वगैरह में शूट करके आ गए। उसके लिए आपको जेन्युइन लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा, वो सब पुख्ते मतलब सबूत जुटाने पड़ेंगे। और इसी सिलसिले में आपने करीब करीब हरियाणा की 45 दिन आपने खाक छानी, तमाम लोगों से मिले, तमाम लोगों से बातचीत की, उसके बाद एक कंक्लूजन पे भी पहुँचे होंगे। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? क्या रोशन लाल आर्य थे या फिर राजकुमार सैनी? मुझे लगता है हम जिम्मेदार हैं कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात सुन के ना उछल कूद के आगे पहुंच जाते हैं। जब आपको दिख रहा है कि इस आदमी के पूरे विचार ही गलत हैं, तो उसको समाज को उसी वक्त डिसोन कर देना चाहिए, सभी समाजों को मिलके, कि ये कुछ ही बकवास करता रहे, हम इसकी बात नहीं सुन रहे, बोलने दो। उसकी बात से भड़क के हम अपने ही भाइयों में झगड़ा कर लें, वो बहुत गलत है। तो ये लोग इंस्टिगेटर जो हैं, ये हर समाज में हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में हैं। आप जितना इनसे इंस्टिगेट होंगे, ये उतना ही आपको इंस्टिगेट करेंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग दीज नेताज जिनका धंधा ही ये है। वी शुड लुक इनटू आवरसेल्फ। हमारी सोसाइटी में हमारी फैमिली, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे दोस्त, अगर कोई भी इस तरह की बात करता है तो उसको रोकें कि भाई आप इस तरह की बात मत कीजिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो शायद दूसरा व्यक्ति वाहियात बातें नहीं करेगा आपके साथ और उससे अपने आप चेन रुकेगी। अगर आपको कोई गाली देता दिखे, दूसरे को गाली देकर तो आप बोलो भाई सॉरी, आप जाति विशेष पे गाली मत दीजिए, कोई भी हो चाहे। तो आई थिंक लोग थोड़े हिचकेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी अब आजकल हमने टोकना बंद कर दिया लोगों ने, बल्कि हम उसको साथ देते हैं, मज़ा आ गया था गाली दे दिया तो। सो आई थिंक सोसाइटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है इसकी। ये लोग तो आते जाते रहेंगे, सोसाइटी को तो रहना है। बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल कंप्लीटली इत्तेफाक रखता हूँ। इसी सिलसिले में मेरा इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल है। आखिरी पूछ लिया आपने? आखिरी नहीं, ये और आखिरी है ना। 2016 में भी एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था जाट एजिटेशन, और 2021 में भी एक आंदोलन है जिसका नाम है किसान मूवमेंट। जो 3 बिलों की बिल जो कानून है, बिल नहीं है, बिल तो पहले जो पार्लियामेंट के जो पटल पे रखे गए हैं तभी बिल रहते हैं, उसके बाद जो पास कर दिए जाते हैं वो कानून में तब्दील हो जाते हैं। जो किसान मूवमेंट है वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो किसान कानून है उनको निरस्त किया जाए। उस वक्त भी जो जाट रजिस्ट्रेशन था उसको क्रिमिनलाइज किया गया, लोगों भटकाया गया कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन नहीं है, बल्कि यहाँ तो आंदोलन की आड़ में महिलाओं को रेप किया जा रहा है, उपद्रव किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, पूरा रोहतक इन्होंने जला के रख दिया है। एक एंटी किसान मूवमेंट, जो एंटी जो प्रोपेगेंडा वो किसान मूवमेंट के भी चलाया जा रहा है। क्या इस पर भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे? बहुत मुश्किल है यार, बिकॉज क्योंकि आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते हो तो आपको 4 साल फिर देने पड़ते हैं। फंडिंग का कोई सिस्टम होता नहीं है, अगेन हैव यू सीन। फिर आपको ऑडियंस को भी पकड़ के ला के दिखाना पड़ता है। या तो सोसाइटी इतनी अवेयर हो कि वो ऐसी चीज़ों को फंड करे और फिर देखने भी जाने भी सच्चाई क्या है। सोसाइटी भी ना एक जैसे कोई आंदोलन होना सारे उसमें कूद जाएंगे, ठीक है, और फिर 2 साल में भूल जाएंगे उसको। ये भी नहीं करेंगे कि उसके पीछे जाके उसकी पूरी तय को ठीक करें। आरक्षण आंदोलन हुआ, आरक्षण को लेके मांग इतनी उठी, आज कोई आरक्षण के बारे में बात ही नहीं कर रहा। नहीं लगता कि जो खुद देश के लिए अन्न पैदा करता है, जिसके बेटे देश की हिफाजत करते हैं और उसको एक सर्टेन मीडिया द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है, चाइना फंडेड मूवमेंट बताया जाता है, पाकिस्तान फंडेड मूवमेंट बताया जाता है, उन्हीं देश के अन्नदाताओं को आपको नहीं लगता कि इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए? मैं कहता हूँ
इतना सब होने के बाद तो हमारे दर्शकों को, हमारी जनता को ये पता होना चाहिए कि भाई ये तो हर बार यही करते हैं, आप विश्वास मत करो इन पे। और किसानों के आंदोलन विश्वास क्यों ना करें, एकमात्र मीडिया जो है वो ही है, तो रिलाई किस पे करें? तो रिलाई किस पे आपने ऑलरेडी उसको जो दूरदर्शन है, जो सरकारी चैनल है, वो इस तरह की जो वो है मतलब मोमेंट है उनको कवर नहीं करते हैं। जो करते हैं उन पे विश्वास ना करें तो करे मेरे क्या? को लगता है आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। कॉमन सेंस इज़ कॉमनली मिसिंग दीज डेज। कॉमन सेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्या है कॉमन सेंस? कॉमन सेंस ये है कि 3 लॉ पढ़ने के बाद, 3 तो नहीं बहुत ज़्यादा हैं, 3 का तो नाम आता है बार बार, किसी को भी ये समझ में आता है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। जब आपको पता लग गया किसानों के साथ गलत हो रहा है, तो दूसरा कॉमन सेंस क्या कहता है कि हमें इनका साथ देना चाहिए, सबको देना चाहिए, मुझे नहीं हर एक को देना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या कहती है कि इनके खिलाफ जो बकवास की जा रही है उसको सपोर्ट ना करें। ये सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं इनको। हम मान लेते हैं इन्हें भड़का दिया, अभी जो ये कांटे वाली चीज़ें बिछा दी हैं, इससे देख के किसी को कॉमन सेंस नहीं लग रहा कि आप अपने ही देश में, नहीं लगता कि डेमोक्रेसी का गला घोटा जाए? वही मैं कह रहा हूँ, कॉमन सेंस नहीं है कि ऐसी कांटे बिछा दिए उन्होंने। ऐसे कौन बिछाता है भाई, पहली बात। और ये पैसे किसके हैं? किसी नेता की जेब से जा रहे हैं? नहीं, मैंने टैक्स दिया है, उसके पैसों में से कट के जा रहा है ये। सो वी हैव द राइट टू आस्क हाउ डेयर यू। आप हमारे ही किसानों को कहीं भी जाने से कैसे रोक सकते हो? आपका कोई अधिकार नहीं है। आप एक तरफ बोलते हो हम चौकीदार हैं भाई, दूसरी तरफ बोलते हैं अब मैं आप घर में नहीं घुसने दूंगा, आपका घर तो है, मैं उसका चौकीदार हूँ, लेकिन अब आपका घर नहीं है ये। सो आई थिंक वी शुड रियलाइज एंड वेरी सून अंडरस्टैंड दैट इफ़ वी डोंट सपोर्ट दीज मूवमेंट्स, तो हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं लास्ट में। सो वी शुड सपोर्ट किसान मूवमेंट्स, एवरीवन शुड सपोर्ट दैम। और जो लाल किले पे झंडा फहराया गया उस पर क्या देखिए, उसका सच, मुझे लगता है उसका सच फिर से, जैसे आरक्षण का सच था, वो जानना चाहिए। क्या है वो सच? मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो जितना अभी दिखाया उतना। अगर मुझे कल कितना दिखाया गया? मुझे ये दिखाया गया कि वो झंडा टांग दिया उन्होंने खालिस्तान। कौन सा झंडा था? गलत, खालिस्तान का झंडा भी नहीं है वो, तो उनका झंडा है, जो उनका एक सिख का जो झंडा है, जो वो लगा रखा है, जो कुछ दिन निशान चाहिए। और उसने जहाँ लगाया वो पोल खाली, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई झंडा उतार के पोल पे लगाया हो। उसके पीछे एक तिरंगा फहरा रहा है, लहरा रहा है। पर उस सब के बीच में ना गड़बड़ी होती कि आपस में मार तड़ होगी, पुलिस वाले भाइयों को भी चोट लगी, इन भाइयों को भी चोट लगी, तो उससे बहुत फीलिंग आहत होती है। मेरी भी होती है, सबकी होती है। जब भी हम वायलेंस का यूज़ करते हैं, और वायलेंस किसी ने भी करवाया हो, नाम आपका ही आता है। जैसे आरक्षण आंदोलन में हुआ, नाम तो आ गया ना उनका, बदनाम किसान होंगे, कोई तीसरा शख्स नहीं होगा उसमें। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपको नहीं लगता कि जब जो प्रोटेस्ट है ऑर्गेनाइज्ड जब निशान साहिब और भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे हुआ है, तो उन्होंने जो झंडा फहराया उसमें कोई गलत चीज़ नहीं की है? अगेन, अब ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। जब तक मैं इसकी पूरी तह तक ना जाऊँ ना एग्जैक्टली क्या हुआ उस दिन, मुझे आंसर नहीं, मुझे ढूंढना चाहिए। अगर मुझे इस पर फिल्म बनानी हुई तो मैं सब ढूंढूँ कि पहले तो कानून बने कैसे, कब से बने, कौन कौन शामिल है, क्या सच्ची में वो जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उस दिन जहाँ जिस रूट से ये लोग निकले उसमें से कौन सा ग्रुप यहाँ तक पहुँचा, उस ग्रुप में कौन लोग थे, क्या ये सच्ची में भड़काने वाले थे, या ये जो फ़ोटो दिखाए जा रहे हैं सनी देओल के साथ या अलग लोगों के साथ, क्या उनमें से कोई था? तो इतने सारे सवाल हैं ना, जब तक हम इनकी तह तक जाके पूरी तरह इसका निकाल के सामने रखेंगे ना, तब तक मेरा आंसर ना पूर्ण नहीं है। वी शुड वेरी क्या बोलते हैं उसको, आप आंसर तभी दो जब आपके पास उसका पूरा नॉलेज हो। तो झंडा फहराना ही सिर्फ बात नहीं रही है, बात है कैसे, कब, कहाँ हुआ। जैसे हमारे यहाँ इसमें बिल्कुल उसके खोज जानने में दिलचस्पी रखनी चाहिए। तो अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? अगला कमर्शियल प्रोजेक्ट है गैंगस्टर ऑन हॉलीडे, टोटल कमर्शियल फिल्म, जिसको मैं बनाऊं और छुट्टी पे जाऊं। बतौर डायरेक्टर उनकी ये पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने राइट लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, चीरहरण। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो बेसिकली जाट एजिटेशन पे बनी है, और उसमें बताया गया है कि किस तरह जो मुरथल रेप केस था उसको किस तरह मीडिया ने टिल्ट करके दिखाया गया, किस तरह फर्स्ट पोस्ट ने एक ट्रक ड्राइवर की गवाही पर इतनी बड़ी जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने प्रोटेस्ट की आड़ में महिलाओं से बलात्कार किया है। और अगर आपने मीडिया का वर्जन देख लिया है कि किस तरह उन्होंने जाट एजिटेशन को देखा था और दिखाया था, तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि एक बार अपने नज़दीकी पीवीआर में पहुँचें और एक दूसरे एंगल से, मैं कहूँगा क्रिटिकल एंगल से जाट एजिटेशन को देखें। धन्यवाद।